आज अखबार में खबर छपी कि 2 रिटायर्ड जजेस को करोड़ों रुपए पेंशन में दे दिए गए हैं। 2 जजेस और 31 करोड़ रुपए। ये खबर इस एतबार से तो अहम है कि एक गरीब मुल्क के रिटायर्ड जजेस को पेंशन की मद में जो रकम मिल रही है, एक यकमुश्त रकम, वो करोड़ों रुपए है। एक जज को 15 करोड़, दूसरे जज को 16 करोड़ और माहाना पेंशन जो है वो भी मिलेगी। इस हद तक तो ये खबर ठीक है, लेकिन जिस तरह से इस खबर को प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा लगा कि कोई ऐसी चीज़ हो गई है। ये बेसिकली रेफरेंस दिया जा रहा है मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाही, इन 2 जजेस के हवाले से जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया, उनके बारे में ये खबर लगाई गई है। खबर देने वाले हैं अंसार अब्बासी साहब के साहबजादे कासिम अब्बासी साहब, और वो खबर ये बता रहे हैं कि इस जज को ये मराहत मिली, सारा कुछ। उसे ऐसा तासुर ये मिलता है पहली नज़र में देखने में, जैसे इन जजेस को कुछ अलग ही मराहत दे दी गई हैं जो बाकी जजेस को नहीं मिलती। मेरे लिए ये हैरान कुंदा, मुझे नहीं पता था कि रिटायर्ड जजेस को करोड़ों रुपए पेंशन मिलती है। ये 15 करोड़ और 16 करोड़ यहाँ तक तो खबरियत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इन जजेस को कुछ ऐसा नहीं मिला जो बाकी जजेस को ना मिलता हो। सभी जजेस को ऐसे ही मिलता होगा ना, ये कोई इनके साथ कोई ख़ास मेहरबानी तो नहीं हुई। ज़रा सी थोड़ी और तहकीक भी कर लें ये जिन्होंने खबर दी है, वो ये बताएं कि जो काजी फायज ईसा साहब थे उनको कितनी पेंशन मिली। मैं इसमें भी इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि जब वो रिटायर्ड हुए तो क्या उनको कहीं 15-16 लाख रुपए तो नहीं पेंशन मिली जो इनको 15 करोड़ की पेंशन को हेडलाइंस लगा के बताया गया है। तो ये भी पता कर लें कि उनको क्या मराहत मिली, उनको माहाना कितनी पेंशन मिलती है, उनको यकमुश्त कितनी पेंशन मिली। तो ये जो है ना कि 2 जजेस के हवाले से डाटा पूरा पहुंच गया कि जनाब इनको इतने रुपए मिल रहे हैं और बाकियों के बारे में बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं है। तो सबका पता होना चाहिए, सबके बारे में इल्म होना चाहिए। वैसे मेरे लिए हैरान कुन बात थी। आप बताइए कि आपको लगता था कि इनको करोड़ों रुपए की पेंशन मिल रही होगी? गरीब मुल्क के जजेस को तनख्वाहों की मद में भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और माहाना पेंशन जो है वो भी लगभग 11 से 12 लाख रुपए है। एक जज को 11 लाख, एक को 12 लाख समथिंग। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि इन जजेस पे खास मेहरबानी है, ये सबके साथ ही ऐसा होता होगा। लेकिन अगर कभी काजी फायज ईसा या बाकी जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके भी अदादोशुमार इसी तरह से छाप दिए जाएँ तो ज़रा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ सकेंगे। खैर, अब आ जाइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। 5 बड़ों की मुलाकात, इस हवाले से एक प्लान जो है वो, या तजवीज़ वो कह लीजिए, वो टीवी चैनल्स के ऊपर फ्लोट की जा रही है। एक चैनल नहीं, दूसरा चैनल नहीं, अखबारों के ऊपर भी और बाकी हर जगह पे भी ये चीज़ फ्लोट की जा रही है। और फ्लोट कहाँ की जा रही है? हुकूमती वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने टेलीविज़न पर गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि वे फॉरवर्ड एक तरह से बताया कि आगे बढ़ना है, मसाइल का हल चाहिए तो 5 बड़ों को बैठना पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है, अच्छी तजवीज़ है। और बहुत सारे और लोग भी ये समझते हैं कि जब तक ये 5 बड़े आपस में नहीं बैठेंगे ना, सलूशन नहीं निकलेगा। और बैठना चाहिए, मुल्क के लिए बैठना चाहिए। अच्छा, उसमें अब ये है कि इमरान खान साहब बैठेंगे बाकियों के साथ, ये भी एक अपने आप में एक क्वेश्चन है कि वो बैठना पसंद करेंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, अलग डिबेट शुरू हो जाती है। लेकिन वे फॉरवर्ड के लिए या मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर या इस बहरानी कैफियत से निकालने के लिए शायद किसी स्टेज पे बैठना पड़े। मुझे याद है असद उमर साहब जब ये हुकूमत से निकले और सारा कुछ हुआ, भी इस हद तक मामला आगे नहीं गए थे, तो उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि मुल्क के 2 बड़े एक कमरे में बैठ जाएं और तब तक ना निकले जब तक इनके गिले शिकवे आपस में ख़त्म नहीं हो जाते या चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। बहरहाल वो नहीं हो सका। अभी फिर इसी किस्म की तजवीज़ सामने आ रही है। और 5 बड़ों में उन्होंने जो कहा, मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 2 तो वो कह रहे हैं मेरे लीडर हैं, यानी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, फिर आसिफ जरदारी, फिर इमरान खान, और फिर उन्होंने कहा एक का तो बाकी सबको पता ही है, तो आप सबको भी पता ही होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये 5 लोग जो हैं ये बैठे और वे फॉरवर्ड निकालें कि कैसे इस मुल्क को बहरान से निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान रब्ता होना चाहिए, तो फिर ये सूरत हाल जो है पॉलिटिकली। अच्छा, आपने जिन 5 बड़ों का जिक्र किया उसमें आगे जी सदर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उसमें 2 तो आ गए ना मेरे लीडर, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं। और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते हैं, वो सबको पता है, सबको पता है। ठीक है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होंगे या आपस में कोई रब्ता नहीं होगा, तो एक दूसरे पे यकीन नहीं होगा, उस वक्त अच्छा, आपने बड़ी मेरे लेवल पे और डोगर साहब के लेवल पे हम तो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उसको जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। इसको प्रैक्टिकली करने के लिए क्या नवाज शरीफ साहब जेल पहुंच जाएंगे, अडयाला जेल चले जाएंगे, जरदारी साहब चले जाएंगे, या फिर इमरान खान को जेल से निकालना होगा? अब ये दोनों भी क्वेश्चंस हैं। इमरान खान को अगर जेल से निकालना है तो उसके लिए वो कहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है उनको रास्ता, वो ये है, 2 चीज़ें। एक तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है PTI से वापस ले, यानी ये CBMs के लिए, मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने के रास्ते के तौर पे वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल वापस ले।
और दूसरा, इदारों के खिलाफ जो बयानात दे रहे हैं ये बयानात रोक दिए जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई ने एक स्टेप बैक किया है इस मामले में, कम से कम किया है। वो जो उन्होंने यूके वाली पोस्ट डिलीट की और इज़हार लाताल्लुकी किया, वो इसी का एक तसलसल लग रहा है। तो सीबियंस के लिए ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ कर दी जाए तो धुंध छट सकती है और उनकी इसी साल रिहाई का कोई रास्ता निकल सकता है। दैट मीन्स के पार्टियों के सरबराहान की सतह पर इस बारे में इत्तेफाक पाया जा रहा है कि यार इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। इतना कुछ करके भी एंड रिजल्ट कंक्लूजन यही है कि बात करनी पड़ेगी। लेकिन मसला यह है कि क्या इमरान खान इनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं? क्या वो इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? इसके बारे में इमरान खान के अलावा और कोई नहीं बता सकता। पार्टी का कोई शख्स नहीं बता सकता, कारकुनान में से भी नहीं बता सकते, और ना ही बाकी उनकी कोई फैमिली मेम्बर इस बारे में श्योर होंगे कि वो इस बारे में कोई रजामंदी जाहिर कर सकते हैं नहीं। बहरहाल देखते हैं इसका क्या आउटकम निकलता है। अब ये तो है ना कि बातचीत, मुज़ाकरात और वे फॉरवर्ड इस लिहाज से, बट अगर ये सारा कुछ नहीं हो रहा तो बैकअप प्लान ऑब्वियसली स्ट्रीट मूवमेंट, एहतजाज और वो सारा कुछ है। उसके लिए आपको पता है कि चीज़ें चल रही हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं। लाहौर सारा आपने देख लिया। अब उसके बाद सिंध की बारी है। तो 9, 10 और 11 3 तारीखों में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी सिंध का दौरा करने वाले हैं। ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद और शायद कोई अंदरूनी सिंध के कोई 1-2 इलाके होंगे। तो आज पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, वो पहुंच चुके हैं कराची, और कराची के जो सिंध के ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट हैं हलीम आदिल शेख, उनके साथ बैठ के वो पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं, जैसे उन्होंने लाहौर में किया था कि कहाँ कहाँ पर जाना है, किस किस से मिलना है। तो सलमान अकरम राजा का इनपुट भी इसमें अहम रहेगा। तो वो पहुँच चुके हैं और उनकी मुलाकातें जारी हैं, ना सिर्फ प्रेसिडेंट सिंध पीटीआई से, बल्कि और भी जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी बुला के उनसे भी इनपुट लिया जा रहा है। और 3 रोज़ा दौरा जो है वो उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सिंध गवर्नमेंट जो है को बहुत ज़्यादा रुकावटें डालेगी, क्योंकि कंपैरेटिवली पंजाब की निस्बत सिंध में पीटीआई को थोड़ा सा सियासी स्पेस मिल जाती है। बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली पंजाब की निस्बत। अब देखते हैं कि वहाँ पे उनके साथ क्या बिहेव होता है, क्या सलूक होता है। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि सिंध गवर्नमेंट ये इम्पैक्ट देने की कोशिश करेगी कि देखें जो आपके साथ पंजाब में हुआ वो यहाँ पे नहीं हो रहा, हम बड़े मेहमान नवाज हैं। तो इसमें सिंध वर्सेस पंजाब वाला एक एलिमेंट भी शामिल हो जाएगा। तो देखते हैं, आपको अपडेट करेंगे। अब आगे आ जाइए। इमरान खान का एक फलाही प्रोग्राम था, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। आपने देखा जब वो टेलीफोन लाइन पे आप लोगों से आम पब्लिक से मुखातिब होते थे, उनके मसाइल सुनते थे। वो एक सेगमेंट उन्होंने शुरू किया था पहले, कुछ टाइम बाद फिर वो मंथली कर दिया गया था, तो टेलीफोन पे रब्ता रहता था आवाम के साथ। तो उसका रिपीट टेलीकास्ट आज खैबर पख्तूनख्वा में देखने में आया, जब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने आपका वज़ीर आला आपके साथ के उन्वान से वही सारा कुछ किया। उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को बिठाया, जो सरकारी अफसरान हैं उनको बिठाया, और साथ ही उन्होंने फिर टेलीफोन लाइंस पे जो लोग हैं उनके मसाइल सुने। और ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों के मसाइल से आगाज़ किया गया, बाजौड़ से, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह कनेक्शन में नहीं है कि उनकी फ़ौरी सुनवाई हो सके। तो उन्होंने उनको तरजीह दी और उनके मसाइल सुने, और बड़ा अच्छा लगा देख के साथ साथ मौके पे मसाइल की निशानदही के साथ साथ उनके हल के लिए भी डायरेक्शंस दी जा रही थी। तो एक वज़ीर आला अपनी आवाम के साथ बैठा हुआ है, एक डिजिटल गवर्नेंस जैसा सिस्टम नज़र आ रहा है कि ख़ुद अपने वज़ीर आला हाउस में है और बाजौर से कोई नौजवान आपके साथ बराह रास्त कनेक्टेड है और साथ में पूरी ब्यूरोक्रेसी उसको सुन रही है, उसकी जो शिकायत है और उसको हल किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे इनिशिएटिव्स मुझे लगता है कि बाकी सूबों में भी अपनाए जाने चाहिए, बजाय इस चीज़ की बहस में पड़े कि किसने किसको कॉपी कर लिया। ये बड़ा अच्छा मॉडल है कि बराह रास्त आप कनेक्ट हो सकते हैं अपनी आवाम के साथ। अच्छा जी, अब 2 और ख़बरें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर इत्तलात हैं शफ़ी जान साहब, उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भेज दिया गया है। उन्होंने कोई इल्ज़ाम आयद किया था कि जनाब हरीपुर के जो इलेक्शन है उनमें फॉर्म 45 और 47 की कंट्रोवर्सी के हवाले से उन्होंने कोई बयान दिया, वो इलेक्शन कमीशन को नागवार गुजरा, और उन्होंने उस बयान पर उनको नोटिस भेज के 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है कि आपने ये बयान क्यों दिया है, इसकी वजाहत की जाए।